रोचकता से भरी महत्वपूर्ण कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वाकई में एक अलौकिक परिकल्पना जो हमारी परिकल्पना से भी परे है, जो हमारी आशा और उम्मीद से कहीं ज़्यादा परे है, जिसे हम सचमुच अपनी वास्तविकता में ही परख सकते हैं, जिसका एक मनोवैज्ञानिक चेतना ही हम अपने मन मस्तिष्क में सजा सकते हैं। ऐसी बहुत बड़ी संरचना के साथ, ऐसी बहुत बड़ी भौगोलिक व्यवस्था के साथ हाजिर हूँ आज इस महत्वपूर्ण कक्षा में। आप मान के चलें, जहाँ हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मांड की, और ये बात लगे हाथ आप हमेशा जानते रहें कि ये शुरुआत है भूगोल की। भूगोल एक परिचय आपने देखा है, और अब जहाँ ये सीरीज आगे बढ़ रही है, जहाँ ये प्लेलिस्ट को मैं आगे दौड़ा रहा हूँ, आपको बार बार ये फोकस करना है और बार बार मेरा निवेदन है आपसे कि किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत आपको बहुत ही बेहतर ढंग से करनी चाहिए। आपको बहुत ही मनोचेतना के साथ उस सब्जेक्ट का आकलन करना चाहिए, अन्यथा वो सब्जेक्ट आपको कठिन लगने लगेगा, आपको डर लगने लगेगा। तो आज से जहाँ शुरुआत है भूगोल की, जहाँ आप ब्रह्मांड आप के बारे में आप जानेंगे, इसके बाद जिसे आप विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, आपने हमेशा देखा होगा विश्व भूगोल और भारत का भूगोल ऐसा करके एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। तो बहुत ही एकाग्रचित हो जाइए। बहुत ही एकाग्रचित होने का मतलब हमारा है बहुत ही कंठस्थ मन से, यानी ध्यान देते हुए चीज़ों को कंठस्थ करने का प्रयास करें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए आज की कक्षा में, क्योंकि जितनी बातें मैं बोलूँगा आपको सब असंभव जैसी लगेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा एकाग्रचित होने की ज़रूरत है। जी हाँ, जिस ब्रह्मांड की बात हम करने जा रहे हैं, जिस यूनिवर्स की बात हमने छेड़ रखी है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर जिस ब्रह्मांड को लाना चाह रहा हूं, वाकई में वो है क्या? क्या यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं? क्या ये परिकल्पना हमारे लिए जरूरी है? क्या ब्रह्मांड को जानना इतना ही आवश्यक है? क्या ब्रह्मांड सचमुच हम जान सकते हैं? हकीकत में ऐसे करोड़ों रुपयों के प्रश्न, ऐसे करोड़ों रुपयों के प्रश्न यानी लाखों रुपयों के प्रश्न आपके इस स्क्रीन पर आने वाले हैं। क्या सचमुच कोई देवता है? क्या सचमुच कोई भगवान है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया हुआ है? अगर ऐसा है तो कौन संरचना ये चला रहा है? और अगर भगवान ने बनाया है इतनी बड़ी संरचना, तो हम भगवान को कैसे बचा सकते हैं? क्लियर है? तो लगे रहें हमारे साथ। अब हम मान के चलें ब्रह्मांड के बारे में बात होगी अब, क्योंकि हम अब सब्जेक्टिव यानी किसी भी चीज़ का कोर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम उसे अब किसी की परिकल्पना से जोड़ देना चाहते हैं, किसी के विचारों का यहाँ व्यवस्थित रूप देना चाहते हैं। एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक परिकल्पना दी, कुछ यहीं से शुरुआत होगी ब्रह्मांड की, जिसकी सीमा असीम है। ये एक बहुत बड़ी सीमा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, जिसके बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता अब यहाँ नहीं है, क्योंकि हम अछूते हैं, वैज्ञानिक अछूते हैं। आप जरा ध्यान दें, जितना ब्रह्मांड आप देख पा रहे हैं, जितनी दुनिया आपके सामने दिखाई दे रही है, वो मात्र 4% है। वो मात्र 4% है, यानी अंतरिक्ष में जो कुछ भी आप देख पाते हैं, जितने भी तारों का समूह आप देख पाते हैं, जितना भी तारामंडल आप देख पाते हैं, जितना भी नक्षत्र आप देख पाते हैं, एक लाइन में सुनते जाएंगे तो बहुत से शब्दों के समागम आपको मिल जाएंगे। नक्षत्र का मतलब तारों की रूपरेखा, तारामंडल का मतलब तारा का सुंदर समूह तारामंडल कहलाएगा। ऐसे शब्दों की भी जानकारी व्याख्यान के रूप में अपने जद्दोजहद में शामिल करने का प्रयास करें, ध्यान देने का प्रयास करते रहें। मैंने कहा कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी परिकल्पना है जो असंख्य तारों के समूह से बनी हुई है। जहाँ आप देख पाते हैं नक्षत्र, जिसे आप कहते हैं नक्षत्र, वो एक तारों की रूपरेखा है। जिसे आप कहते हैं तारामंडल, वो तारों का एक चमकता हुआ समूह है। आप मान के चलें, जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, और कुछ चीज़ें जिन्हें हम दूरबीन वगैरह के माध्यम से देख पा रहे हैं, देख तो पा रहे हो ना? अगर आप देख पा रहे हैं, वो उतना हिस्सा जितना आपने अभी तक देखा और जाना है, वो मात्र 4% है। अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा, और आप मान के चलें कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा है जितना देख पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये इतना दृश्य है, यानी इतना ही अभी तक हम मनुष्यों ने देखा हुआ है। बाकी
96% अदृश्य है। यानी ये जो ब्रह्मांड है ये अदृश्य है, इसे आपने कभी देखा ही नहीं है। जो दृश्य है इसमें आपको पदार्थ दिखेंगे, लगे हाथ आपको ऊर्जा तो महसूस होगी, क्योंकि आपको सूर्य से ऊर्जा मिलती है, महसूस आप कर लेते हैं और सूर्य को आप देख भी पाते हैं, तो वो दृश्य ब्रह्मांड का उदाहरण होगा। अदृश्य ब्रह्मांड का मतलब हुआ यहाँ केवल ऊर्जा है। अगर वाकई में पदार्थ भी होता तो शायद वैज्ञानिक देख चुके होते, लेकिन यहाँ केवल ऊर्जा है, इसलिए इसको देख पाना असंभव सा है और इसके बारे में कोई भी परिकल्पना अवधारणा प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इस बात को भी समझ जाइए आप। मैं कह दूं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड के एक छोर से यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे यदि आप प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भगवान श्री राम के साथ चलें तो भी। हमारी बातें समझ में आ रही है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं किसी दैवीय शक्ति के साथ, जिसकी क्षमता 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जाने की हो, इतनी वेग से कोई चलने वाली गाड़ी हो, इतनी वेग से कोई चलने वाली अद्भुत शक्ति हो, वो हमें ले चले अपने साथ इस दुनिया के सफर पर, भगवान मुझसे आके कह दे कि मांग तेरी इच्छा क्या है, तो मांग लो ना उससे कि भगवान मुझे इसी ब्रह्मांड का सफर करना है, मुझे पूरा ब्रह्मांड देखना है। देख रहे हो कितना जीना पड़ेगा फिर भी? 250 करोड़ वर्ष जो ये 60 सालों में सफर तय कर जाते हो इस जिंदगी का, सोचो जरा 250 करोड़ वर्ष अंतरिक्ष में परियों के साथ टहलोगे, मजाक बात नहीं है, अद्भुत है ये। 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे यदि आप इतनी वेग से चलेंगे तब। ये नहीं कि जैसे चल रहे हैं ऐसे नहीं, और भी आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाना मतलब मामूली बात नहीं है। इतने वेग से चलोगे तब भी आप ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचने के लिए आपको इतना टाइम लग जाएगा। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए जिस चीज़ की क्लास है, जो आपके पृष्ठभूमि, जो आपके स्क्रीन पर मैंने लगा रखी है, वो अद्भुत है। ये एक अद्भुत परिकल्पना है जिसके सहारे आपको जोड़ रखा हूँ। मैंने कहा ये बेस है भूगोल का, ये आधार है भूगोल का, इसीलिए इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा। प्यार ना हो जाए तो कहिएगा, इस सब्जेक्ट से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा, इनकार नहीं होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि आप इसके बारे में अब सुन रहे हैं पूरे मनोवेग से। मैंने कहा ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए आपको 250 करोड़ वर्ष का सफर गंवाना पड़ेगा, और ये कोई अद्भुत शक्ति ही कर सकती है, अन्यथा हम मनुष्य के बस की बात नहीं है। अब जरा ध्यान दें, तो जिस ब्रह्मांड की बारे में बात हो रही अदृश्य है, दृश्य है, इस बात पर चर्चा हम तो कर ही चुके हैं। अब जरा ध्यान दें, ये जो कल्पनाएं हैं, ये जो परिकल्पनाएं हैं, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में भी इंगित है। 140 ईस्वी में टालमी महोदय ने कहा था, टालमी का नाम सुना है आपने? टालमी महोदय ने कहा, ये एक भूगोलवेत्ता, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। कौन केंद्र में है? पृथ्वी। लेकिन 1543 ईस्वी में कापरनिकस महोदय ने इस बात को ठुकरा दिया, कहा गलत बोले जा रहे हो, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, तो उन्होंने सौर केंद्र सिद्धांत दे दिया। बहरहाल इतना जोड़ने का महत्व क्या था? हमारा मतलब ये था कि ये देखिए ईस्वी की बात है और इसके पहले ऋग्वेद लिखे गए। गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे देश ने यहाँ भी अपना परचम लहराया है। ऋग्वेद में भी आपको ब्रह्मांड का उल्लेख मिल जाएगा। इसका मतलब बहुत सटीक जानकारी ना रही हो, बहुत सटीक बातें ना पता रही हो, लेकिन नक्षत्रों की बात मिल जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब उन्हें भी इस बात का ज्ञान था। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पर हमारी चर्चा हो रही है बहुत पहले से है। इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने बहुत ही पहले से इस पर अपने प्रस्ताव, अपने विचार रखने का प्रयास कर लिया है।
अब जरा ध्यान दें, जहां से ये मान्यता शुरू होगी, जहां से मैं एक बिंदु की बात करूंगा, एक छोटा सा बिंदु आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा और एक नाम यहां मैं उल्लिखित करूंगा, ए बी लिमात्रे, ए बी जे लिमात्रे या ए बी जी लिमात्रे। लिमात्रे आप याद रखिएगा, ए बी लिमात्रे, कहीं कहीं ये लिखा रहेगा लेमेतेयर ऐसे करके, तो बातें वही हैं। आप लिमात्रे याद कर लें या लेमेतेयर करके याद कर लें। बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड का बृहद परिकल्पना, एक बहुत बड़ी अवधारणा बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो इन्हीं ने बिग बैंग सिद्धांत दिया इन्होंने। लेमात्रे साहब कहते हैं, यहां से सुनिएगा ध्यान से, लेमात्रे साहब कहते हैं कि पहले, बहुत पहले, अभी पुष्टि होगी, अभी मैं जितना बोलूंगा उतना सुनिएगा। पहले यानी बहुत पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी संरचना, ये पूरे तारे, ये पृथ्वी, ये ग्रह, ये नक्षत्र जिनको हम देख पा रहे हैं, ये सब कोई एक पिंड थे, एक ही बिंदु थे। यानी सब लोग जिन्हें हम आज बिखरा बिखरा देख रहे हैं, जिन्हें हम कहीं कहीं यहाँ वहाँ देख पा रहे हैं, एक समय ऐसा था कि सब लोग इसमें जुड़े थे, सब इसी के हिस्से थे। आप सोचोगे सर ये असंभव बात है, ये कैसे कोई सिद्ध कर सकता है? ये इसी के हिस्से थे, क्योंकि अब आप भौगोलिक तथ्यों के साथ जुड़े हुए हैं, भूगोल भी एक प्रकार का विज्ञान है, तो तर्क के साथ सिद्धि देता है। इसने कहा, यानी भूगोल ने ये हमें बताया, खगोलविदों ने हमें ये बताया, यानी लेमात्रे साहब ने ये प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आकाश में जितने भी पिंड हैं एक दूसरे से धीरे धीरे दूर चले जा रहे हैं। आकाश में यानी अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस बात की भी पुष्टि हो गई रेडिएशन के कारण। रेडिएशन चेक किया गया, आप नेटवर्किंग की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसके सहारे वैज्ञानिकों ने, नासा ने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि सचमुच पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो लेमात्रे साहब ने इसी चीज को देखा था कि पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उनका मानना था अगर कोई दूर जा रहा है तो कभी तो पास रहा होगा, अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है तो कभी तो आपके दिल के पास जुड़ा होगा, है ना। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे आपसे समय भी दूर होता हुआ चला जाता है। कभी आपने महसूस किया है क्या कि आप अपनी माँ से कितना दूर जा रहे हैं? सोचा है क्या कभी? 2 गुने रफ्तार से, क्योंकि आपकी उम्र जा रही है, उधर माँ की भी जा रही है, दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब समय का नुकसान होता है, ये समय का जो चक्र है ये चला जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा था कि पिंड सभी मिले थे पहले, कभी ये परिकल्पना थी महोदय जी की। उन्होंने कहा ऐसे पिंड एक में सब थे, जिसे हम एक बिंदु या एक शून्य मान सकते हैं, एक शून्य मान सकते हैं, या इसी को देखिए जितने भी शब्दावलियां आएंगी सब महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। एक शून्य का मतलब क्या है बताना जरा। एक शून्य का मतलब है कि समस्त पिंड अंतरिक्ष में जो भी हैं वो सारे के सारे एक ही बिंदु पर मिल जाएं, उन्हें हम एक शून्य बोलेंगे। एकक किसे कहेंगे? उसी को एकक कहेंगे। क्लियर है ना। आगे देखिएगा, जो हम जिस शून्य की बात कर रहे हैं, जिस एकक की बात कर रहे हैं, इसे ही हम सिंगुलैरिटी कहेंगे। सिंगुलैरिटी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। अब यहां ध्यान देना, जब ऐसी परिकल्पना होगी तो यहां घनत्व ज्यादा होगा। ये सारी बातें आप जहन में समाहित करें। घनत्व ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा, ऊर्जा ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। ये चीज है। लेमात्रे साहब जी ने कहा कि एक ऐसा समय था कि सारे पिंड एक में थे। उस समय उसका घनत्व बहुत बढ़ गया होगा, ताप बढ़ गई होगी, ऊर्जा बढ़ गई होगी, क्योंकि किसी भी चीज को हद तक दबा सकते हो और हद से ज्यादा नहीं, है कि नहीं। यानी किसी भी चीज को हद से ज्यादा दबा सकते हो, हद से ज्यादा उसका घनत्व बढ़ा सकते हो, लेकिन एक निश्चित सीमा, एक निश्चित दायरे तक ही ऐसा कर पाओगे आप।
है ना। तो ये जो मामला था, धीरे धीरे घनत्व तो बहुत बड़ा होगा, ताप बहुत बड़ा होगा, ऊर्जा बहुत बड़ी होगी और अधिकतम सीमा आते आते ये क्रांतिक घनत्व तक पहुंच गया होगा। क्रांतिक घनत्व का मतलब है कि इससे ज़्यादा किसी भी पदार्थ का घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जब इस घनत्व पे पहुंचा होगा तो यहाँ पर एक महाविस्फोट हो गया। महाविस्फोट का मतलब गुब्बारा फट गया। आपने देखा होगा, गुब्बारे को आपने फुलाया होगा। आप देख लीजिए, गुब्बारा उठा लीजिए, उस पर निशान बना लीजिए। जब गुब्बारा फूला ना हो तब उस पर निशान बनाइए, और जब उसको फुलाएंगे तो सारे निशान एक दूसरे से दूर होते हुए चले जाएंगे। यही है बिग बैंग सिद्धांत। और जब वो फटेगा तो पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा, है कि नहीं है। ये क्लियरिटी है। इसी से सिद्ध होता है कि पहले कभी बिंदु था, आज जो फैल रहा है। आगे देखिए, तो महाविस्फोट हो जाएगा। महाविस्फोट के बाद पूरा एक आपका ब्रह्मांड बन जाएगा। बड़ी रोचक बात बताने वाला हूँ, 1.43 सेकेंड में ही पूरा ब्रह्मांड बन गया। पूरा ब्रह्मांड बन गया। कब? जब ये विस्फोट हुआ तब। महज 1.43 सेकेंड यानी 2 सेकेंड से भी कम समय में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इतने बड़े ब्रह्मांड की संरचना आपके सामने खड़ी हो जाती है। सोचिए जरा, अद्भुत है। आप भगवान से यही ना मांग लो कि भगवान मुझे ऐसी ऊर्जा दे दो, या फिर मुझे यही करा दो कि मुझे ये 1.43 सेकेंड वाली घटना ही दिखा दो। अद्भुत रहा होगा ये नज़ारा। आप सोचो, किसी ने देखा है या किसी ने देखा है इसे? अरे पागल हो, जरा सोचो, लाख वर्ष तो कुल मिला जुला के हुए हमें आए धरती पर। हम मनुष्य को आए हुए इस जमाने में लाख वर्ष से ज़्यादा कहाँ हुए हैं। ये तो सारी बातें अंधेरे में चल रही हैं। बहुत दूर की बात ये छेड़ी गई है। आप जरा ध्यान दें तो महाविस्फोट हुआ, 1.4 सेकेंड में ये सारी कहानी आपके सामने आ जाती है। इसे किसी ने देखा नहीं है, इसे किसी ने देखा नहीं है, परंतु ये जो कुछ भी है एक परिकल्पना मात्र है। आपने नासा का नाम सुना है? नासा, अमेरिका की एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी, जो सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करती है अंतरिक्ष के बारे में, है ना। नासा को 2001 में बिल किल्सन साहब को यह जिम्मेदारी प्रस्तुत की जाती है कि आप इसकी खोज करें, आप इसकी पुष्टि करें, इस बिग बैंग सिद्धांत की परिकल्पना को आगे बढ़ाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो जहां मैंने बात कर रहा हूं बिग बैंग थ्योरी की, जहां मैंने एक शून्य की बात की, जहां हमने एकाकी की बात की, जिसे हमने सिंगुलैरिटी बोला, वो बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है। विस्फोट हो गया, महाविस्फोट हुआ, बहुत समय पहले हुआ। अब बात है बहुत समय ना कहने की। 1.43 सेकंड में ऐसी महत्वपूर्ण घटना आपके सामने प्रदर्शित हो गई और हमने कहा क्या किसी ने इसे देखा? अरे नहीं बाबा, किसी ने इसे देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कुल मिला के 1 ही लाख तो वर्ष हुए इस धरती पर, इस जमाने में आए हुए। तो बताना जरा, अब देखना होगा क्या। हम बात करने वाले नासा की। नासा अमेरिका एजेंसी यानी अमेरिकी एजेंसी है। इसे 2001 में इसने बिल किल्सन साहब को जिम्मेदारी देता है, या बिल किल्सन साहब को ये जिम्मेदारी मिलती है कि आप जरा पता करें कि बिग बैंग थ्योरी कब हुई है। नासा जब तक पुष्टि नहीं करेगा तब तक कैसे आप मानोगे कि कितने वर्ष पहले की? अभी तो बहुत दिन पहले ये लेमात्रे साहब भी कह के चले गए कि बहुत वर्ष पहले हुआ ऐसा। आप जरा ध्यान दो, मैं कहने वाला हूं कि 2001 में जब बिल किल्सन साहब को ये जिम्मेदारी मिली तो इस पर यह शोध हुआ, ये चर्चा आगे बढ़ी और 2013 में इसमें निष्कर्ष निकला। 2013 में नासा ने 2013 में पुष्टि की कि 13.7 अरब, लीजिए अब तो थक जाएंगे हम लोग, 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई थी। यानी अंतरिक्ष कब बना? 13.7 अरब वर्ष पहले बना है। अब सोच के ये परे, हम तो 1000 वर्ष की जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। हमें सोमनाथ मंदिर याद तो रह ही नहीं जाता है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही यथार्थ जानकारी कोई देने वाला है ही नहीं, और है भी तो हमें याद करने
में दिक्कतें आ रही हैं। 2500, 2000, 3000, 5000 वर्षों की जानकारी हमें नहीं है और ना ही हम उतने अच्छे से रख पा रहे हैं। ये अरबों वर्षों की बात है, बस इतना ही समझ लो कि कितनी कठिनाई की बात है। तो इतने समय पहले ये पुष्टि हुई और इसे एक मैप प्रोसेस के तहत ये काम किया गया था, यानी एक प्रोग्राम था। ये मैप करके विल्किंसन साहब को नासा ने जिम्मेदारी दी, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैप रख दिया, माइक्रोवेव आइसोट्रॉपी और इसका है प्रोब। ये एक वर्क था, किसका वर्क था? नासा का। नासा ने एक मैप नाम का एक प्रोजेक्ट बना दिया कि इसके तहत ये काम होगा। विल्किंसन साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा इस निष्कर्ष को निकालने में, इस तथ्य की पुष्टि कराने में। इसीलिए अब इस मैप को WMAP कहा जाता है। क्लियर है ना? हमने इसलिए इसे बता दिया क्योंकि आपके जानकारी में हर बातें होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत है, कोई एक भी पहलू मिस कर जाए हम, ऐसा होने नहीं देंगे हम। मेरा उद्देश्य यही है कि चीज़ों को सब सुन लो, याद भले ही कुछ कम रह जाए, लेकिन जानकारी में हमारे सामने सब लोग चले आए। क्योंकि अगर वो हमारे सामने आए रहेंगे तो हम कभी भी एग्जाम में बैठेंगे तो मैप और WMAP पे फंसने वाले नहीं हैं, कुछ तो हमें यादें बनी जाएंगी उनके साथ। तो ये नासा की बात थी। क्लियर है? तो बिग बैंग थ्योरी की अब पुष्टि हो गई है कि इतने पहले ये काम हुआ था। क्योंकि मैं अब तक बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत पहले, तो बहुत पहले की बात छोड़ करके अब 13.7 अरब वर्ष पकड़ लीजिए, कितने पहले महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। इस सिद्धांत को आज भी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, कुछ लोगों ने इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा किया है। एक थे होयल नाम के वैज्ञानिक, होयल, इन्होंने इसका मजाक उड़ाया था। बिग बैंग सिद्धांत का होयल ने मजाक बना दिया, कहा अरे भाई ये क्या बता रहे हो तुम। ठीक, स्टीफन हॉकिंस ने भी कुछ सही नहीं माना इसे। स्टीफन हॉकिंस का भी नाम आपने सुना है। स्टीफन हॉकिंस ने भी इसे सही नहीं माना था, इस सिद्धांत को। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत है, ये ब्रह्मांड स्वतः एक रचना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन आप सोचो, कभी तो हुआ रहा होगा, ऐसी सोच के साथ हमें चलना है, नहीं तो फिर वर्क नहीं हो पाएगा। तो होयल ने मजाक बना दिया, स्टीफन हॉकिंस ने भी इसका मजाक ही उड़ाया, परंतु ये सिद्धांत आगे चल करके इन्हीं लोगों ने भी इसे मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया। एक वेगनर साहब थे 1960 में, वेगनर महोदय ने इसकी पुष्टि की। वेगनर ने पुष्टि की यानी समर्थन किया। वेगनर ने पुष्टि की यानी इस सिद्धांत का, कौन से सिद्धांत का? बिग बैंग थ्योरी का समर्थन किया और 1967 में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। तो कभी कभार पूछा जाएगा आपसे कि किसने इसका प्रतिपादन किया, तो आप बताइएगा प्रतिपादन करने वाला या व्याख्या प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ये वेगनर महोदय थे। वेगनर साहब ने 1960 में पुष्टि की और 1967 में बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कण वाकई में आज भी दूर चले जा रहे हैं, इसी दूरी की वजह से एक दिन दुनिया का अंत निश्चित है। जब तक ये संतुलन बना हुआ है तब तक ठीक है, जिस दिन ये संतुलन बिगड़ गया, कोई भी, यानी ब्रह्मांड में होड़ मची हुई है, ब्रह्मांड में भी हम मनुष्यों की तरह लड़ाई चल रही है। किस चीज़ की? पिंड एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी अपने अपने पिंडों की उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है। इतना आकर्षण कहीं नहीं है, इतना आकर्षण तो हम मनुष्य में भी नहीं है। इतनी आकर्षण शक्ति, भले ही आप सोचते कि अरे हम तो आकर्षित हो गए, लेकिन हकीकत में इतनी आकर्षण शक्ति आपके अंदर भी नहीं जितनी फोर्स वहाँ है। वो बड़ी ग्रेविटी, और फिर भी उनके आकर्षण में कोई छलावा नहीं है, वो खींचे जा रहे हैं एक दूसरे को डोर की तरह अपनी तरफ। और जिस दिन ये आकर्षण शक्ति कमज़ोर पड़ गई ना, जिस दिन पिंडों ने अपना संतुलन बिगाड़ दिया, उस दिन अंतरिक्ष पता नहीं कहाँ चला जाएगा और हम तो सेकंड के मेहमान हैं, हमारा क्या कहना।
ये तो अरबों सालों के रहने वाले हैं, हम लोग तो अभी आते हैं और कब इस सफ़र से दुनिया से पलायन कर जाते हैं, और ऐसे में ऐसे तमाम प्रकार की परेशानियों का भी हम लोग सामना ही करते हैं। लगे रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे साथ। स्टीफन हॉकिंस की बात हो गई, 1960 में वेगनर महोदय ने पुष्टि कर ली, 1967 में व्याख्या प्रस्तुत भी कर दी बिग बैंग थ्योरी की। ये परिकल्पना जो अभी अभी हाल फिलहाल आपके सामने आई गई है, सच पूछो तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी भी रह गई हैं। तो मैंने कहा एक शून्य था, क्या था? एक शून्य था, जिसे हमने क्या बोला? एकक। घनत्व ज़्यादा हुआ, पुनः यहाँ समझ लो कुछ बातों को, क्या ज़्यादा हुआ? घनत्व। क्या ज़्यादा हुआ? ताप। क्या ज़्यादा हुआ? ऊर्जा। एक निश्चित समय पर पहुँचने पे जहाँ से अब इसका घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता, जिसे हम क्रांतिक घनत्व कहते हैं, यहाँ जाकर के विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ कुछ और बातें होती हैं। ब्रह्मांड में एक मूल कण बनता है और एक प्रतिकण बनता है। हर उस शब्द को ले जाना है हमें अपने जहन में जो हमारे एग्जाम में कभी आ सकते हैं या कभी आए हुए हैं। आप मान के चलें, आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सच पूछ लेना किसी पीसीएस वाले से जिन्होंने ये दिया हुआ है, जिन्होंने एग्जाम में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया है। ऐसे प्रश्न उनसे पूछे गए हैं और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। आप मान के चलना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूपी पीसीएस लेवल का ही ये बातें हो रही हैं या और किसी सब्जेक्ट में काम नहीं आएंगी। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, अतएव हमारी जानकारी अपने सब्जेक्ट के साथ संपूर्ण रूप से बेहतर होनी चाहिए। तो जी हाँ, तो मूल कण और प्रतिकण का निर्माण हुआ। मूल कण किसे कहोगे, प्रतिकण किसे कहोगे, इस बात की भी तो जानकारी हमें लेनी ही लेनी चाहिए। तो ध्यान देना, मूल कण का मतलब जो अभी हाल फिलहाल ब्रह्मांड में दृश्य है वो क्या है? मूल है। और प्रतिकण का मतलब ये अदृश्य होगा। और अदृश्य कैसे होगा? जब विस्फोट हुआ होगा, जब विस्फोट हुआ होगा तो कुछ ऐसा ब्लास्ट किसी पिंड के साथ हुआ होगा जो हमेशा के लिए खत्म हो गए, यानी धूल के कण बन गए, पता नहीं कहाँ चले गए। उन्हें कहा गया प्रतिकण। अदृश्य रह गए, मूल कण यानी दृश्य रह गए जो अभी हाल फिलहाल ब्रह्मांड में है। इसलिए मैंने दृश्य अदृश्य करके इसे लिख दिया, और ऐसा कर लेने से आपका ये कॉन्सेप्ट आपके पास चला गया है कि नहीं। तो एकक की बात किया हमने, ये किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, यहीं जब ये घटना हुई यानी 1.43 सेकेंड में जब ये माहौल यानी ये अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, उसी समय लगे हाथ समय आ गया, उसी समय लगे हाथ स्थान का निर्माण हो गया, उसी समय वस्तु का भी निर्माण हो गया। समय कब बना? आप मान के चले कब बना? 13.7 अरब वर्ष पहले बना। कौन? समय। इसके पहले कोई समय वगैरह नहीं था। ये समय आ गया। क्यों? कैसे आ गया? क्योंकि लेमात्रे साहब कह रहे हैं एक पिंड दूसरे पिंड से दूर जा रहा है, तो एक पिंड का दूसरे पिंड से दूर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय का जन्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने कहा एक पिंड दूसरे पिंड से दूर जा रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसका मतलब स्थान का जन्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? भाई, आप जब किसी परिकल्पना को 13.7 अरब वर्ष पुरानी परिकल्पना को दोहरा करके आज सिद्ध करते हो, आज बताते हो, तो क्यों ना हम इस बात को जान जाएंगे कि अच्छा तब समय भी वही बना रहा होगा, क्योंकि एक पिंड दूसरे पिंड से दूर तभी से जा रहा होगा, है कि नहीं। तो तभी भी उसको यानी तब भी उसे समय लग रहा था, तो समय का जन्म हुआ, स्थान का जन्म हो गया, और एक वस्तु यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से यानी दूर जा रही थी, इसका मतलब वस्तु का जन्म हो गया। ठीक, तो समय, स्थान, वस्तु, इनका भी जन्म उसी समय हुआ है। कब हुआ है? जब ये ब्रह्मांड की संरचना बन रही थी, जब ये विस्फोट हुआ था, जिसे किसी ने देखा नहीं था, केवल ये एक परिकल्पना है, और वाकई में ये वैज्ञानिक तर्कों पर सिद्ध होती है। सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी यही है। देने वाले तो पता नहीं क्या क्या दे गए। एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत दिया, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, यहां मैं लिख दूं, एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत दिया था, दोलन सिद्धांत। और अब बिग बैंग थ्योरी के साथ तो आप जुड़े ही जुड़े हैं। तो ऐसे तमाम जो सिद्धांत आपके सामने आए गए, हम लोग उसमें से भी क्वेश्चन मान लीजिए कभी आ जाए तो जाने रखेंगे। तो एलन संडेजा ने दोलन और स्फीति सिद्धांत, स्फीति
सिद्धांत दिया एलन गुथ साहब ने। एलन गुथ साहब ने स्फीत सिद्धांत दिया। और एक है साम्यावस्था सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, ये दिया थॉमस गोल्ड साहब ने। क्लियर है? तो यह सिद्धांत, ऐसे तमाम सिद्धांत आए, लेकिन इन सिद्धांतों को उतनी पुष्टि नहीं मिली। यानी आप मान के चलो कि केवल बिग बैंग थ्योरी को ही ये माना गया, इसी को ही कहा गया कि यही सबसे बड़ा समीकरण है, इसी के सहारे ये ब्रह्मांड बना हुआ है। आज के इतने वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक कि मुझे लगता है आपको नहीं होगी। मैं आपका पुनः थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहता हूँ, जितनी बातें मैंने की है उस पर एक बार पुनः आपका ध्यान दौड़ाना चाहता हूँ, आपका ध्यान पुनः वहाँ ले जाना चाहता हूँ। हमने ब्रह्मांड की बात की, हमने कहा एक कहानी जिसे सुनने का प्रयास करें। हमने ब्रह्मांड की बात की, हमने कहा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी परिकल्पना है जो हमारी कल्पना से भी कहीं बहुत ज़्यादा परे है। ब्रह्मांड एक ऐसी संरचना है जिसके बारे में सोचना तो दूर, आप मान के चलें सोच ही नहीं सकते हम। सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड की लंबाई इस बात से ज्ञात की जा सकती है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे यदि हम प्रकाश की चाल से चलें तो भी। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएं तो भी हमें इतना वक्त लग जाएगा। इससे अंदाजा लग सकता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसके बारे में तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की परिकल्पनाएं देना शुरू किया। बहुत लोगों ने बहुत ही पहले से इस पर परिकल्पना दे रहे हैं। ऋग्वेद वगैरह ने बहुत पहले इस पर धारणा अपनी प्रस्तुत की है, लेकिन वो बहुत ही कारगर धारणा नहीं थी, क्योंकि उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आप मान के चलें बिग बैंग थ्योरी जो कि एक परिकल्पना, एक अवधारणा है ए.बी.जे. लेमात्रे साहब की। लेमात्रे साहब ने कहा कि पहले एक एकाकी एक बिंदु हुआ था, यानी उसका घनत्व बहुत ज़्यादा, यानी सब कुछ एक में ही था। घनत्व बढ़ता गया, ऊर्जा बढ़ती गई, क्रांतिक घनत्व तक मामला पहुंच गया और इसमें अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट 1.43 सेकंड में पूरे अंतरिक्ष का निर्माण हो गया। एक बहुत बड़ी संरचना हमारे सामने आ गई। हम लोगों को तो आए हुए अभी लाख वर्ष ही हुए हैं, लेकिन ये घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हो गई। नासा ने इसकी पुष्टि कर दी। एमएपी एक प्रक्रिया थी, एक प्रोजेक्ट था जिसके सहारे ये काम किया गया और आपके स्क्रीन पे मैंने उसे उल्लिखित कर दिया है। और बाद में हमने आपसे कहा कि इसको बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया है। वेगनर साहब ने इसका व्याख्या किया है और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ चुका है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ भी हम आपसे जुड़े रहे। क्लियर है? आगे मैं आपको अभी भी जहां मैं अंतरिक्ष की बात कर रहा हूं, जहां मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, जहां वाकई में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी जगह विस्फोट होता है। आपने एक ब्लैक होल का नाम सुना होगा, आपने तारामंडल सुना होगा, आपने ऐसे तमाम अभी भी अंतरिक्ष के पहलुओं को जानना है हम लोगों को। अभी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें जानना ही जानना है। आप मान के चलें कुछ बातें अभी भी शेष ही हैं। जैसे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी तारे का, तारा है ना, जान ही रहे हैं, किसी तारे का यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान आपके ब्रह्मांड में जहां आप रहते हैं, किसी भी तारे का द्रव्यमान अगर सूर्य के बराबर हो गया या उससे कम हो गया तो भी दिक्कत है। और अगर ऐसा हुआ तो मान के चलना उनका जाना तय है, यानी उनका नष्ट जरूर हो जाएगा। और अगर इनसे ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो विस्फोट हो जाएगा उसके अंदर, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, जिसके तारों के बीच में घनत्व बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी और अचानक उसके बीच में विस्फोट हो जाएगा। और जब ये विस्फोट हो जाएगा तो सफेद ऊर्जा निकलेगी, इसके बाद काली हो जाएगी और काली हो जाने के बाद काला दानव बन जाएगा, जिसे आप ब्लैक होल कहते हैं। तो ये सुपरनोवा विस्फोट के माध्यम से होता है। एक विस्फोट है जिसे हमने कहा सुपरनोवा विस्फोट, ध्यान दीजिएगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन तारे बनेंगे, यानी न्यूट्रॉन वाला तारा बन जाएगा जो सुपरनोवा विस्फोट होगा। न्यूट्रॉन के तारे कभी आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे होगा? तो ऐसी महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। मैं आपको थोड़ी बातें और बता देना चाहता हूं। आप जरा ध्यान दें, इस बात को जाने ना दीजिए। हमने कहा कि सूर्य है, अगर इसके द्रव्यमान से कम
या बराबर किसी पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा तो इस पिंड की समाप्ति निश्चित है। समझ रहे हैं? इस पिंड की समाप्ति निश्चित है, जिसे चंद्रशेखर पैमाना कहा जाता है। चंद्रशेखर एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आ रही बात हमारी समझ में? तो उसे चंद्रशेखर पैमाना कहा जाता है। वाकई में यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, चंद्रशेखर पैमाना यह है कि अगर कोई पिंड सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा तो उसका नष्ट होना निश्चित है। वो चला जाएगा, पलायन कर जाएगा इस दुनिया से, यानी इस अंतरिक्ष से। और अगर इससे ज्यादा हुआ, ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, तो पक्की बात है, वही बात पुनः दोहरा लीजिए, घनत्व तो ज्यादा होगा, फिर वही मामला होगा, बढ़ जाएगा और उस तारे के बीच में विस्फोट हो जाएगा। बीच में क्या होगा? विस्फोट। और इसी विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। और जब यह विस्फोट होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और इसके बाद ये काला दानव बन जाएगा। काला दानव का मतलब ये हुआ कि इसकी ऊर्जा गई, ये तारा अब नष्ट है, केवल ग्रेविटी रह जाएगी, इसके पास जो जाएगा उस पिंड को ये अपनी तरफ खींच ले जाएगा। खुद तो चला गया है, दूसरे को ले जाएगा। आई बात समझ में? इसे ही काला दानव कहेंगे। हमारे कहने का मतलब जब विस्फोट होता है तो पहले न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। तो कभी अगर पूछा जाए तो मान के चलिए न्यूट्रॉन क्या होता है, क्योंकि अब जब विस्फोट हो गया तो केवल न्यूट्रॉन तारे बनेंगे। न्यूट्रॉन तारा जो बनेगा वो बाद में काला दानव बन जाएगा और जिसे ही हम कृष्ण विवर कहेंगे। कौन सी घटना कहेंगे? कृष्ण विवर की घटना कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। बाकी हम लोग जो कुछ भी अभी अवशेष बातें हैं ब्रह्मांड की, हम जब अपने सौर मंडल में आएंगे वहाँ सारी बातों को बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान लिया, बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझ लिया, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना इस बारे में भी जान लिया है, क्योंकि ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया है, ब्रह्मांड कैसे बन करके आया है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों से भी आपको मैंने जोड़े रखा आज की इस कक्षा में। मैं मान के चलता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे ढंग से मैं आप तक प्रेषित कर पाया हूं। अगर ऐसा हो सका है, अगर मेरे द्वारा इस तरीके की परिकल्पना अवधारणा आप तक प्रस्तुत की जा चुकी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं या शेयर करवाएं, ये कोशिश होनी चाहिए हम लोगों की। बहरहाल चलिए ठीक है, बने रहें हमारे साथ, लगे रहें हमारे साथ, तैयारी को आयाम दे, अच्छा काम करें और बहुत ही मनोवेग से अपने आप को तैयार करते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।